वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11th एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द बेसिक कैलकुलेशंस अबाउट। सो वी हैव सीन मैनी थिंग्स इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है देन द लिंक इज इन आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, गो एंड वॉच। हमने इसमें डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। We have started from class 11th, okay, chapter 1, जिसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जाना था, पांचों लॉज के बारे में डिटेल से जाना था। एंड मैंने आपसे भी कहा भी था कि कैलकुलेशन पार्ट के लिए मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगी इस वीडियो का। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट फॉर क्लास 11th चैप्टर 1 एंड इसमें हम मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना जानेंगे और इसके अलावा हम जानेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सो वॉच इट till the end so that you should all the concept of your must be clear. Okay, तो हम शुरू करते हैं एटम और मॉलिक्यूल से। मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में दिया है, उसे क्लिक करके आप जाके उसे देख सकते हैं और फर्स्ट पार्ट का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास। एटम, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर, जब हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे जो शुद्ध देशी घी वाली बात नहीं हो रही है। प्योर सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस जो हैं केमिस्ट्री में वो आपके दो प्रकार के हो सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। इसमें या तो प्योर हो सकता है या वो किसी चीज़ का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब कि उसमें एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो प्योर सब्सटेंसेस या तो एलिमेंट होते हैं या फिर वो होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल एटम कंपाउंड, ओके। एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है और अगर हम इन एलिमेंट में लें तो इसी प्रकार के एटम हमें पाए जाते हैं। जैसे कार्बन का अगर आप लें तो उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन ही पाए जाएंगे, ओके, नॉट नाइट्रोजन, नॉट ऑक्सीजन। तो वो तो आपका मिक्सचर हो जाएगा। जैसे एयर को हम कहते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसमें बहुत सारे गैसेस हैं इसलिए हम इसे मिक्सचर कहते हैं। लेकिन जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हैं कि दिस इज ऑक्सीजन सिलेंडर, दैट मीन्स इट कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन, ओके। तो ये हुआ एलिमेंट। लाइकवाइज कंपाउंड, कंपाउंड के भी आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, NaCl, CO2, ऑक्सीजन, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस में आते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में, जैसे आपने NaCl का प्योर कंपाउंड लिया है तो उसमें सिर्फ NaCl के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, ओके। तो ये तो हुआ एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। अब हम इनके मासेस के बारे में जानते हैं। तो जब हम मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हमें इनके मेजरमेंट करनी पड़ी कि भाई कितना वेट है इसका, ओके। एटॉमिक वेट मेज़र करने के वेरियस मेथड्स हैं, उन पे हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एटॉमिक वेट जब मेज़र किया गया तो ये देखा गया कि कार्बन 12 का जो एटम है दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 12 ग्राम, ओके। तो इसीलिए हम उसको एक स्टैंडर्ड मान लिए और उससे कंपेयर करके हम एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द एटम ऑफ एनी एलिमेंट व्हेन कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन का मास है 12, ठीक है। अगर हम इसका 1/12 लें, 1/12, तो ये हो जाएगा 1, ओके। तो इसे यूनिट माना गया। दैट मीन्स विथ कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो टोटल मास है उसके 1/12 पार्ट से जब हम किसी एटम के मास का कंपैरिजन करते हैं, रेशियो लेते हैं, दैट विल गिव्स यू एटॉमिक मास, ओके। लाइकवाइज मॉलिकुलर मास। अच्छा हाँ, कई एलिमेंट्स में आपने देखा है कि आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें आपके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो
एटॉमिक नंबर्स डिनोट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, यानी कि वो एक प्रकार का एलिमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12 एंड कार्बन 13, दोनों में एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, दैट मीन्स इट इज कार्बन। लेकिन जो इसका मास नंबर होता है दैट इज डिफरेंट, इट इज 12, इट इज 13। तो इससे इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें कुछ डिफरेंस आते हैं, ओके। तो अब इसका जब हमें कैलकुलेट करना होगा क्या, एटॉमिक मास, तो उस समय हम क्या करेंगे, हम इनका रेशियो लेंगे, मतलब इनका जो परसेंटेज कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल C12 जो है A% है और C13 जो है B% है, ठीक है। तो इनका जो परसेंटेज है उस परसेंटेज में का जो मास है, जैसे कि A इंटू 12 प्लस B इंटू 13, ओके, divided by 2. This will give the atomic mass of a substance which contains isotope. ये कार्बन की बात नहीं है, और भी होते हैं आइसोटोप्स, नाइट्रोजन में भी और भी दूसरे एलिमेंट में। तो ये जो एटॉमिक मास है इसका, जब आइसोटोप्स प्रेजेंट हों, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है जिसमें आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, तो उनके परसेंटेज कंपोजिशन से उनके एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई करके फिर उनका एक रेशियो निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, दैट गिव्स यू एवरेज एटॉमिक मास। इसको हम एग्जैक्टली एटॉमिक मास तो नहीं कह सकते, इसे हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। लाइकवाइज मॉलिक्यूलर मास, ओके। मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने अभी बताया, मॉलिक्यूल्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। सो कार्बन मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज लाइकवाइज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में हमने क्या कहा, एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ दैट एटम व्हेन कंपेयर्ड विथ 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन एटम। कार्बन एटम के 1/12 मास से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसका जितना मास निकलता है दैट गिव्स यू एटॉमिक वेट, ओके। लाइकवाइज मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी डेफिनेशन सेम है। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस व्हेन कंपेयर्ड टू 1/12 ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्मली कैलकुलेशंस में निकालते हैं तो हम इसके एटॉमिक मास को ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास है 12, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो सम कॉमन एलिमेंट्स के आप एटॉमिक नंबर लिखिए, उनके मास और याद करिए, ओके। ऑक्सीजन का है 16, पर इसके 2 एटम, इसलिए हम इसको 2 बार ऐड करेंगे, यानी 16 इंटू 2, ओके। 16 इंटू 2 इज 32 और कार्बन का है 12, तो दिस गिव्स यू 4, दैट मीन्स 44। दिस गिव्स यू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से किसी भी चीज़ का आप जब मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो आप उसमें प्रेजेंट एटम्स और उनके नंबर, उस पर भी ध्यान देंगे ना, सिर्फ एटम का वेट ऐड ऑन नहीं कर देंगे, उसके साथ एटम के साथ उसका जो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम एटॉमिक वेट निकालेंगे, ओके। सो यू प्रैक्टिस इट सो यू गेट एक्सपर्ट इन दैट, ओके। ये हुआ मॉलिक्यूलर वेट। और जब हमने मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस इन ग्राम फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, हम यूजुअली क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, दैट गिव्स यू द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। व्हाट इज मोल? मोल इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस which is molecular weight expressed in gram which contains 6.023 into 10 to power 23 particles, ठीक है। ये क्वांटिटी है मैटर की क्वांटिटी, जैसे 1 kg बोलते हैं आप, 1 मीटर बोलते हैं। लाइकवाइज ये मैटर की क्वांटिटी, आइटम या मॉलिक्यूल की यूनिट है, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल अगर कहीं पर हैं तो उसका जो वेट है वो कहलाएगा 1 मोल, ओके। तो मोल कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था, आप उसमें जाके मोल कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिटेल से समझ सकते हैं। सो बेसिकली जो हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं वो है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर इन वॉल्यूम एट STP, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ओके।
1 मोल, इतने पार्टिकल हैं, इतना, उसका वेट कितना होगा? वेट इज मॉलिकुलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का होगा 16 ग्राम, ऑक्सीजन एटम, तो वो होगा 16 ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ 1 मोल। एंड हम नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, तो दिस इज, जो भी वेट आपको दिया है, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन है उसमें 32 ग्राम में कितने ग्राम मोल एटम होंगे, तो हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे एटम के, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि 1 मोल का जो वेट है ऑक्सीजन का वो है 16 ग्राम, तो ये m जो है ये आपको मोल का वेट बता रहा है। W इज द वेट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 32/16, दैट मीन्स 2 मोल्स। ओके, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, ठीक है, अगर आपको कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं n, उसमें आपको निकालना है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर, तो हमें पता है कि 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो हम उन नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर यानी Na से डिवाइड कर देंगे, दिस गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, थर्ड थिंग, अगर आपको वॉल्यूम दिया है ऑफ ए गैस, वॉल्यूम दिया है कि इतने वॉल्यूम, जैसे 44.3 या कोई भी वॉल्यूम जो गैस के दी है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो वॉल्यूम के लिए फिर होता है आपका V, जो आपको वॉल्यूम दी गई है प्रोवाइडेड बाय 22.4, दिस गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए, ये तीनों फॉर्मूले रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ओके, गिवन, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन सिचुएशन। अगर आपको वेट दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं या मॉलिक्यूल तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। गॉट इट? नाउ वी कम टू द फर्दर कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो केमिकल स्ट्रक्चर में आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको ये पता चलता है कि कितने एलिमेंट किसके प्रेजेंट हैं। अब किसी भी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जैसे कि अभी हमने यहाँ निकाला, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता था, इसलिए हम उसका वेट निकाल पाए। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा कंपाउंड बनाया जिसका फॉर्मूला आपको पता ही नहीं, ठीक है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट? तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम किसे बोलते हैं? Molecular formula of any compound is defined as a chemical formula which gives the number of element that is present in that particular compound. ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द एलिमेंट, दैट इज व्हाट आर द एलिमेंट प्रेजेंट एंड व्हाट इज द नंबर इन विच दे आर प्रेजेंट। ठीक है, ये सब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलता है। नाउ ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, इसमें हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स यू द एग्जैक्ट number of atom or element that is present in this particular compound। लेकिन इसी के साथ हम पढ़ते हैं empirical formula। जब हम empirical formula की बात करते हैं तो what is empirical formula? Empirical formula gives the simple whole number ratio of different type of elements that is present in this particular compound। इसमें भी हमें ये पता चल रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर के बजाय हम ये लेते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो इनका। फॉर एग्जांपल इसी का हम लेते हैं ग्लूकोज का जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला देखते हैं तो इट बिकम्स इक्वल टू CH2O। ओके, इन तीनों को हमने 6 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1।
तो अगर इन तीनों का रेशियो देखा जाए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ एटम, तो फिर हमें पता चलता है कि भाई इसका 6, इसका 12, इसका 6, ये तो एग्जैक्ट है। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका आता है CH2O। गॉट इट? नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n into empirical formula, where n is the ratio, this is the whole number ratio by which we can multiply this formula to get this formula. ओके या n को हम इस तरीके से भी निकालते हैं, m इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के उसका वेट निकालते हैं, एम्पेरिकल वेट एंड मॉलिकुलर वेट, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है n फैक्टर, जिससे आप मल्टीप्लाई करके एम्पेरिकल फॉर्मूला से एग्जैक्टली मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिकुलर फॉर्मूला इन्वॉल्व्स द फर्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, फिर हम उसमें n मल्टीप्लाई करके मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं। गॉट इट? नाउ हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसमें बहुत से स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उस चीज़ को गड़बड़ कर देते हैं। सो लेट अस कम वन बाय वन। इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो मतलब उसके एटम का रेशियो जो प्रेजेंट है, एटॉमिक रेशियो। ठीक है, नाउ एटॉमिक रेशियो इज इक्वल टू परसेंट ऑफ द एलिमेंट, परसेंट ऑफ द एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जब उसका डिटर्मिनेशन करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का, तो हमें उस पता चलता है कि कार्बन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, तो उसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक मास, दिस गिव्स यू एटॉमिक रेशियो। फिर इस एटॉमिक रेशियो को हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में, जिसकी मदद से हम एम्पेरिकल नाउ लेट अस सी इन दिस एग्जांपल। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है दैट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड we found that carbon is 61%, hydrogen is 11.88% and oxygen is 27.12%. Now अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो पहले जितना दिया है उनको हम एडअप करके देखेंगे। जैसे 61 + 11 करके देखेंगे हम, तो ये होगा 72.88 है ना। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 100% में से कुछ परसेंट नहीं दिया है, तो 100 ऑक्सीजन यूजुअली रहता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो 100% में से हम माइनस करके, इन दोनों को ऐड ऑन करके 100% में से माइनस करके हम निकाल सकते हैं व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। कई सारे न्यूमेरिकल्स में दिया भी रहता है, कई में नहीं दिया रहता है। नाउ वेपर डेंसिटी दिया है 59, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों निकालना है हमको। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। एलिमेंट्स जो हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, परसेंटेज हम देख रहे हैं, इसका 61 है, इसका 11.88 है, इसका 27.12 है। हम इसको चार्ट फॉर्म में इसलिए करते हैं ताकि जो इसका कैलकुलेशन है वो आपस में जंबल अप ना हो जाए। ओके, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं चाहें तो, कि कार्बन का आपने अलग किया, हाइड्रोजन का अलग, ऑक्सीजन का अलग। ठीक है, एटॉमिक मास कार्बन का हम जानते हैं 12 है, हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1 है, और ऑक्सीजन का हम जानते हैं 16 है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था एटॉमिक रेशियो का, तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये कर देते हैं 61/12, ये नियर बाय 5 आता है अप्रॉक्सीमेटली। 11.88 जो है डिवाइडेड बाय 1, ये 11.88 यानी कि लगभग इसको हम ले सकते हैं, और ये 27.12। ठीक है, तो 27.12 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, ये आता है करीब करीब 1.77। ओके, ये निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही देखा है व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो यूजुअली जो सबसे छोटा नंबर हमें मिलता है उससे हम तीनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 1.77, 11.88 डिवाइडेड बाय 1.77 और 1.77 डिवाइडेड बाय 1.77।
तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं, यूजुअली जो लोएस्ट नंबर रहता है, इसलिए क्योंकि देखिए इसमें 1.77 जब हम 1.77 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1। तो एक तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 7 और ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3। ओके, नाउ अब हमें सिंपल रेशियो मिल गया है तो हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दे सकते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे इसका, वो होगा C3H7O। ओके, दिस गिव्स यू द एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको दिया है क्या? वेपर डेंसिटी आपको दिया है। तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट, आपको फॉर्मूला पिछले भी लेसन में, पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। जो एक्सपेरिमेंटल हम वेपर डेंसिटी निकालते हैं उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका आएगा 59 इंटू 2, दैट इज 9 2 18, 9 118। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। ओके, एम्पिरिकल वेट कितना आएगा? एम्पिरिकल वेट हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। C3 है, C3 मतलब 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। H7 है यानी 7 इंटू 1 दैट इज 7। O1 है यानी 16 इंटू 1 दैट इज 16। इन तीनों को हम ऐड करते हैं, 6 6 12, 12 प्लस 7 19 एंड दिस इज 5। तो ये आ गया आपका 59। एम्पिरिकल वेट आपका आ गया 59। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एन पता करना है हमको, ठीक है। तो एन कैसे पता करते हैं? अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमने निकाला? 118। ओके, और एम्पिरिकल वेट कितना है हमने निकाला? 59। तो दिस इज इक्वल टू 2। एन जो आया आपका 2 आया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया था? एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका आया था C3H7O, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका आया था C3H7O, ये था आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को इंटू 2, तो ये हो जाएगा C6H14O2। ओके, दिस गिव्स यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गॉट इट? तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं और बाकी के कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में। ओके, नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड इज प्रैक्टिकली जब हम यूजुअली कंपाउंड से काम करते हैं तो हम उसका बनाते हैं सॉल्यूशन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन एंड सम ऑफ द। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more compound, okay, which is uniformly distributed and which cannot be separated easily, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आप यूजुअली 2 कंपोनेंट लेते हैं तो अब आप उसके बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 2 कंपोनेंट। ये जो 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विलयन, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। वैसे यूजुअली सॉल्यूशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस, और सॉल्यूशन होमोजीनियस ही होता है क्योंकि जो हेट्रोजीनियस होता है वो मिक्सचर हो जाता है, हेट्रोजीनियस। ओके, जैसे कि आपने NaCl और H2O का सॉल्यूशन बनाया, पानी और नमक का, ठीक है। आपने नमक बनाए, घोला उसमें, तो नमक जो है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है, यानी कि पानी और नमक का कंसंट्रेशन हर जगह एक जैसा रहता है, तो इसलिए उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? सॉल्यूशन तो रहता है बट उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेत मिलाएं पानी में, या फॉर एग्जांपल आप ऑयल मिलाएं वाटर में, ठीक है, तो ऑयल की अलग लेयर तैरती रहती है, तो वो कहलाता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। यूजुअली हम जब भी सॉल्यूशन की बात करते हैं इट इंक्लूड्स होमोजीनियस सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे बोलते हैं हम? सॉल्यूट इज द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आपने बनाया, ओके, इसमें जो कम मात्रा में प्रेजेंट है, दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, इनका सॉल्यूशन बनाए। जैसे आप पानी और नमक का बना रहे हैं तो नमक ऑब्वियसली कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो वो होगा सॉल्यूट। ठीक है। सॉल्वेंट is the component which is present in more amount. Okay, its quantity is large. So for example here water is solvent. ठीक है, solute और solvent कोई भी हो सकते हैं, it depends upon their quantity. Now we come to the concentration terms. Concentration terms में हम आते हैं, सबसे पहले जो है the relative amount of solute and solvent present in the solution is known as its concentration. अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कंसंट्रेशन को सबसे यूजुअल यूनिट है स्ट्रेंथ के रूप में बताना, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ओके, ये क्या बताता है आपको? कितने ग्राम सॉल्यूट कितने लीटर सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। ओके, ग्राम पर लीटर डिफाइन द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, द वेट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्योंकि इसका हम निकालते हैं W/V। ओके, 1 लीटर में आपको निकालना है, इसलिए ये होता है W/V इंटू 1000, V इन ml। ठीक है, मान लीजिए आपने 50 ml लिया, 50 ml में आपने डिजॉल्व किया NaCl। ठीक है, तो ये वेट होगा NaCl का, ये वॉल्यूम होगा, एंड इसको 1 लीटर में हमें लेना है, इसलिए इंटू 1000। सो दिस गिव्स यू द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो आपका है वो है मोलैरिटी। अब ये मोल्स के टर्म्स में हमको एक्सप्रेस करना है मोलैरिटी। तो मोल मैंने अभी बताया था, व्हाट इज मोलैरिटी? Molarity is the concentration terms which define number of moles that is present in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स उस सब्सटेंस के प्रेजेंट हैं। ठीक है, मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं? दैट इज नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आप 1 लीटर में सॉल्यूशन बना रहे हो सकता है आप 500 ml में बना रहे हो, तो वॉट एवर वॉल्यूम यू आर टेकिंग इन ml, ओके, दैट यू टेक हियर, एंड हियर वी टेक 1000 फॉर इक्वेटिंग इट टू 1 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला, दैट इज वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स, ओके, डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, जो वॉल्यूम है आपका, और इंटू 1000 फॉर गिविंग इट इन 1 लीटर। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से एक और टर्म है, उसे हम कहते हैं मोलैलिटी। Molality. What is molality? Molality is the number of moles that is present in 1 kg of solution. अब यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं उसका मास ले रहे हैं। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम मास ले रहे हैं तो यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो भी रहेगा, ठीक है, WB, इसको WA लीजिए, MA लीजिए, और इंटू 1000, 1 लीटर में ही ले रहे हैं तो 1000। सो दिस गिव्स यू द मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद जो वाला जो टर्म है यूजुअली सब उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट इज नॉर्मैलिटी। नाउ व्हाट इज नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लेते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ओके, इनटू 1000, और इसमें भी हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो, ठीक है।
इक्विवेलेंट वेट, ये एक नया टर्म है. व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इज द वेट दैट इज इक्विवेलेंट, ओके, टू ऑफ द सब्सटेंस विच इज इक्विवेलेंट टू फॉर रिप्लेसिंग द आयन. फैराडेज लॉ आपने पढ़ा होगा कि आयन को रिप्लेस करने के लिए जितना हाइड्रोजन का लगता है 1.008 ग्राम, उसके इक्विवेलेंट किसी दूसरे सब्सटेंस का जितना वेट निकलेगा, दैट गिव्स यू द इक्विवेलेंट वेट. हम उस डेफिनेशन में नहीं जाते, वी कम टू द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन. नाउ हियर एन डिफर्स इन वेरियस कंपाउंड. जैसा कंपाउंड होगा वैसा एन होगा. फॉर एग्जाम्पल एसिड है, अगर आपके पास HCl, एसिड में इसकी जो बेसिसिटी है दैट इज नंबर ऑफ H आयन, दैट इज n, तो n होगा 1. H2SO4 जिसमें H2 है तो उसमें n होगा 2. ओके, बेस है NaOH, बेस में उसकी एसिडिटी यानी OH आयन, तो इसमें भी n होगा 1. सॉल्ट है तो सॉल्ट में उसकी वैलेंसी, फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na में वैलेंसी 1 है, Cl में -1 है, तो ये जो वैलेंसी है दैट इज n. ओके, उसी तरीके से आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता है, वो होता है n. ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड के लिए n अलग अलग होता है. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट वेट और फिर हम उसका निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, और उसको फिर हम 1000 लीटर में निकालते हैं. गॉट इट? दिस गिव्स यू द नॉर्मेलिटी. इसी तरीके से एक होता है आपका फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं. एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन. व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. यानी इसमें हम उसका जो, फॉर एग्जाम्पल आप सॉल्यूट ले रहे हैं, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट B, ओके, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, उसके कंपैरिजन में मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, रेशियो. दिस इज अ रेशियो, दैट्स व्हाई इट्स नॉट हैव अ यूनिट. तो इसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन. ठीक है, और परसेंटेज मोल फ्रैक्शन में परसेंटेज कंपोजिशन हम क्या कहते हैं कि द मोल फ्रैक्शन, जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देते तो ये हमें परसेंटेज मिल जाता है. दिस गिव्स यू द परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, तो ये वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स हैं. और अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़ about the basic concept of the chemistry and other concept, please subscribe to my channel, hit the bell icon, okay, and keep safe and keep studying. Thank you.